लिखोगे? हाँ, नहीं नहीं नहीं। अभी नहीं लिखूंगा, लास्ट में लिखवाऊंगा, ठीक है? देखें तुम लोग कैसा लिखते हो, तुम लोग डांटेंगे नहीं, और हम चाहते हो तुम लिखो। दो ही चीज होती है, या तो अच्छा लिखोगे या तो खराब लिखोगे, और मुझे पूरी उम्मीद है खराब ही लिखोगे। कोई बात नहीं, ऐसे जो याद आएगा वो लिखना, ठीक है? दिमाग पर प्रेशर पड़ने दो, ठीक है? जितना रिकॉल करोगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे? हाँ, हमने प्रभाव के संदर्भ में बात की थी कि रशियन रिवॉल्यूशन का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। इफेक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। तो इसका हमने क्या बताया था, कहाँ कहाँ यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्या बताया था मैंने, रशिया पर क्या प्रभाव पड़ा। और तीसरा, तीसरा क्या बताया था कि इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा, बताया था ना? तो यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था, रिकॉल करो फिर से, क्या प्रभाव पड़ा था यूरोप पर? हाँ, आइडियोलॉजी क्या हुआ, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी कहाँ, यूरोप में भी फैल रही है और रशिया में भी आ रही है। तो यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा कि एक उसके जो वहां जो आइडियोलॉजी उपजी थी उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, रशिया में भी पड़ने लगा। तो हम यूरोप के संदर्भ में इसको लिख सकते हैं। दूसरा, हाँ, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था का उदय हुआ। और क्या हुआ, एक कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था को, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, जो कैपिटलिज्म है, उसको कहीं ना कहीं कौन चेक करने लगा, ये लोग चेक करने लगे। कौन? सोशलिज्म और जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी। उधर क्या है, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और दूसरी तरफ कौन सी अर्थव्यवस्था हो गई, समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो गई। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा, वो भी बैलेंस क्रिएट हो रहा। हमने क्या बताया था कि यूरोप में जो, सपोज करो ये यूरोप है, तो यूरोप का जो वेस्टर्न वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप, वो किस आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगा, वो किस आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा, वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो नियम कानून होते हैं उनको फॉलो करेगा, यानी लिबरल इकोनॉमी है। और यहाँ क्या है, ये इस तरफ ईस्टर्न यूरोप में, हाँ, इसमें क्या होगा, समाजवादी, तो सोशलिज्म, ठीक है? यहां पर सोशलिज्म को फॉलो किया जाएगा। तब इसके कुछ देश और रशिया मिलाकर क्या करेंगे, इस आइडियोलॉजी का प्रसार यहां पर हो जाएगा। तो हमें रशिया में दो आइडियोलॉजी एक साथ दिखाई देने लगेगी, ठीक है? और क्या होगा यूरोप पर प्रभाव, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वो एक्सप्लॉयटेशन भी कम होगा। जो शोषण हो रहा था, जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में मजदूरों का शोषण हो रहा है ना, तो जब समाजवादी अर्थव्यवस्था आएगी तो उससे क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन भी यहां पर कम होगा। क्यों कम हो रहा है, देखो, ऐसा नहीं कि देश पूंजीवादी बन जा रहा है, देश नहीं चेंज हो रहा। सपोज करो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में जब समाजवादी आंदोलन बढ़ेगा ना, तो ब्रिटेन के पूंजीपति क्या होंगे, डरेंगे कि अब अगर मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन होगा, जो लेबर हैं, लेबर क्लास है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन हमारे यहाँ बहुत मजबूत हो जाएगा, राइट?
तो वो क्या करेंगे, वो इनको मैनेज करने का प्रयास करेंगे, वो इन आंदोलनों को मैनेज करने का प्रयास करेंगे और उस क्रम में बहुत सारी सुविधाएं क्या होंगी, इनको प्रोवाइड की जाएंगी। जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो लागू किया जाएगा, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसको लागू किया जाएगा, ताकि ऐसे देश जो क्या है, कैपिटलिस्ट हैं, कोई कैपिटलिस्ट देश होगा तो वहां मजदूर तो होंगे ही, जाहिर सी बात है, वो तो कंट्री की प्रकृति है ना उस तरह की। तो वहां क्या होगा, वहां इस विचारधारा का प्रेशर क्रिएट होगा जिससे वेलफेयर कॉन्सेप्ट को विकसित किया जाएगा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। स्टेट क्या करेगा, वेलफेयर के लिए प्रयास करेगा, लोगों के कल्याण के लिए प्रयास करेगा, महिलाओं बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करेगा, राइट। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी, हेल्थ एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। कल्याणकारी राज्य क्या है, यही तो है कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको क्या करना है, हमें मुख्य धारा में लाना है, कमजोर वर्ग का क्या करना है, अपलिफ्टमेंट करना है, उनकी परिस्थितियों को बेहतर बनाना है, जो उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं उनको बेहतर बनाना है, उनको मिनिमम की जो कहा जाता है रोटी कपड़ा और मकान, ये क्या है, मिनिमम नीड्स है ना हमारी, ये चीज चाहिए ही चाहिए। एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए ये चीजें हमें चाहिए ही चाहिए। तो जब समाजवादी मूवमेंट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो पूंजीवादी देश हैं वहां यह आंदोलन मजबूत ना हो जाए, तो उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए क्या करेंगे, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू किया जाएगा, सरकारें क्या करेंगी, उस पर खर्च करना शुरू कर देंगी। बात समझ पा रहे हो। और एक प्रभाव और क्या था, हमने क्या बताया था कि इसी कारण से लोग यहाँ यूरोप में जो पूंजीपति थे, जो कैपिटलिस्ट थे या एंटरप्रेन्योर जो थे, वो यहाँ पूंजी इन्वेस्टमेंट करना सुरक्षित नहीं समझ रहे थे, तो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, राइट। समाज में समानता कब आएगी, जब सबका कल्याण, जो ग्रोथ कर रहा हो उसको ग्रोथ करने दो, लेकिन जो पीछे छूट रहा हो उसको भी आगे लाने का प्रयास करो। तो वो कैसे प्रयास करता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि उनके लिए वेलफेयर, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करते हैं, ठीक है, मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं, महिलाओं के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, बच्चों के लिए सुविधाएं दी जाती हैं, लेबर लॉज लाए जाते हैं, श्रम कानून लाए जाते हैं। इंडस्ट्री में क्या होगा, श्रम कानून आएगा, तो श्रम कानून अगर इंडस्ट्री में आएगा तो उसमें डिसाइड क्या होगा कि आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते हैं एक मजदूर से। ये क्या है, लेबर लॉ है ना, कि 8 घंटे काम कराएंगे आप, वो 8 घंटे आपके लिए काम करेगा, इसके लिए मिनिमम वेज इतना है, इतना देना पड़ेगा आपको, और एक्सीडेंट होगा तो 5 लाख रुपए, ऐसे बता रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। कहोगे वहां पर 5 लाख तब कहाँ, ऐसा नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट होगा तो उसके लिए फिक्स अमाउंट होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक सुरक्षा ही तो है कि हम बेसिक सुविधाएं उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि उनका क्या हो, विकास हो सके, मुख्य धारा में वो जुड़ सकें। और यहां हमने क्या किया, रोका भी नहीं, कि जो आगे बढ़ रहा था कि नहीं ठीक है तुम इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तुम और इंडस्ट्री लगाओ, लेकिन बीकर सेक्शन जो है उसको कोई नुकसान ना हो, इसका उसको भी एक सामाजिक सुरक्षा मिले, ठीक है। तो ये किसका प्रभाव है, ये यूरोप पर जो प्रभाव है वही प्रभाव क्या होगा, हर जगह बाद में दिखाई देगा। वहां भी जो ये देश थे, वेस्टर्न वाले देश थे, वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। यहां तो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, लेकिन ये पुनः जो है ये चीजें बढ़े ना, समाजवादी आंदोलन बढ़े ना, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और क्या प्रभाव पड़ेगा यूरोप पे,
यूरोप पर क्या पड़ा प्रभाव? यूरोप दो खेमे में क्या हुआ, बट गया। ठीक है, शीत युद्ध की, कोल्ड वार की कहीं ना कहीं ग्राउंड तैयार हो रहा है यहाँ। कोल्ड वार का ग्राउंड तैयार हो रहा है, हम लिख सकते हैं ग्राउंड तैयार हो रहा है, क्योंकि क्या है, आइडियोलॉजी के आधार पर दो क्षेत्र क्या हो गए, यहाँ बट गए। ठीक है, और क्या होगा? अब देखो एक और यहां से घटना उभरती है, जैसे जो देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करेंगे, रशिया और चाइना को छोड़कर जो देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जहां इनोवेशन होगा, प्राइवेट सेक्टर उनके साथ मिलकर काम करेगा, सरकारी क्षेत्रों के साथ प्राइवेट क्षेत्र मिलकर काम करेगा, उन देशों का विकास क्या होगा, ज्यादा होगा। और वहीं जो उस विचारधारा आधारित विकास मॉडल अपनाएंगे, वो कहीं ना कहीं विकास में पीछे छूट रहे हैं। जैसे आप कहोगे नहीं सर, चाइना ने तो बहुत डेवलपमेंट किया, चाइना ने तो बहुत डेवलपमेंट किया है, चाइना का डेवलपमेंट मॉडल अच्छा है, कहोगे ना, लेकिन वहां राइट्स लोगों के कैसे हैं? आपका बच्चा है, आप डिसाइड नहीं करोगे कि उसको क्या बनाना है, वो स्टेट डिसाइड करेगा, राज्य डिसाइड करेगा। तुम कहोगे हम अपने बच्चे का आईएएस बनाएंगे, कहेंगे नहीं ये दौड़ता अच्छा है, इसको स्पोर्ट में डालो। ठीक है, तो राज्य ने जिम्मेदारी ली है वहां, वहां आपके अधिकार जो फंडामेंटल राइट वाइट बहुत मतलब नहीं रहता, उन्हें व्यवस्था चलानी, उस व्यवस्था का सब लोग क्या है, पार्ट है। जो धार्मिक अधिकार भारत में है, क्या चाइना में उस तरह के धार्मिक अधिकार हैं? तो नहीं है, चाइना में धार्मिक अधिकार उस तरह के नहीं हैं। तो जो हम राइट टू स्पीच है, जो भी मन करता है बोल देते हैं, जिसको मन करता है बोल देते हैं, वहां इस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं है कि आप अपनी बात नहीं कह पाते हो। स्टेट अगर आपको वहां, जहां पीएम है सीएम है कुछ भी बोल दो, वहां आप नहीं बोल सकते हो, वहां के टांग देंगे तुरंत। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था ही वही उन्होंने अडॉप्ट की है। हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है, अलग है, लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में चीजें हैं, वहां पर नहीं है ऐसा। तो ये परिवर्तन है। आप देखो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, हम्म, साउथ कोरिया की बहुत सारी कंपनियों का नाम आपने सुन रखा होगा। ठीक है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं या जिसके प्रोडक्ट विश्व में बिकते हैं, वो सब साउथ कोरियन कंपनी है। वही नॉर्थ कोरिया है, तो दोनों का सेटअप देखो कैसा है, नॉर्थ कोरिया का सेटअप कैसा है, साउथ का सेटअप कैसा है। ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण हुआ है। साउथ कोरिया को आप बहुत जानते हो, नॉर्थ कोरिया में एक तानाशाह है, वो शासन कर रहा है, वो तो कभी परमाणु बम बनाता है, कभी जापान के ऊपर से उड़ा देगा उसको मिसाइल अपनी, तो जापान वाले डरेंगे, क्योंकि बना रखा है उसने। तो जापान के ऊपर से जब जाएगी तो जापान वाले चिल्लाएंगे क्या, वो गलती से चला गया था, तो गलती से गिर भी सकता है, उसने सैन्य शक्ति अपनी बना रखी है इस तरह से। लेकिन क्या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस तरह का है जिस तरह से साउथ कोरिया में है? तो नहीं है, क्योंकि दोनों में क्या है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। एक समाजवादी विचारधारा को फॉलो करता है, दूसरा डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, पूंजीवाद है वहां पर। तो विकास के मॉडल में क्या है, अंतर है, दोनों देशों का विकास अलग अलग सेटअप में हुआ है। तो एक विकास में थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, दूसरा पीछे छूट रहा है। क्योंकि इस वैश्विक परिदृश्य में अगर हमें व्यवस्थाओं का लाभ उठाना है, तो ट्रेड और कॉमर्स से ही उठाया जा सकता है। पहले जो सैन्य शक्ति होती थी, देश के विकास का मापन उससे किया जाता था, अब आपके अर्थव्यवस्था के आकार से मापन किया जाता है। बात समझ पा रहे हो? जैसे चाइना की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही,
अमेरिका इकोनॉमी सबसे ज्यादा है, चीन की इकोनॉमी जस्ट उसके पीछे है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो आधार देख रहे हैं कि वहां पर क्या है, जो इकोनॉमिक दायरा है, आर्थिक दायरा है, वो कितना ज्यादा है, कितना ये ट्रेड ट्रेड कॉमर्स में कितना इसका पार्टिसिपेशन है, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, अपने यहाँ इनोवेशन कितना कर रहा है। और ये जो डेवलपमेंट है वो हर दिशा में देखा जाता है, स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी में, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें। तो ये सब क्या करते हैं, सेटअप, डेमो एक सेटअप पैदा करते हैं ना देश के विकास के लिए। तो उस सब में आप देखोगे अमेरिका आगे है, चाइना आगे है, ये सब आगे हैं, क्योंकि हम उनकी कहते हैं कि इतनी 17 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका की इकोनॉमी है, 13 ट्रिलियन डॉलर की चाइना की इकोनॉमी होने वाली, ऐसे हम बात करते हैं ना। तो ये क्या बताता है, अर्थव्यवस्था का आकार बता रहा है। पहले क्या बताता था कि हमारे पास शक्ति कितनी है, पावर कितनी, सैन्य शक्ति कितनी है, सैन्य क्षमता कितनी है, इसके आधार पर हम निर्धारित करते थे। तो ये परिवर्तन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे रसिया है, अगर आप रसिया को देखेंगे तो हमने क्या बताया था, कि टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे है, लेकिन इकोनॉमी कहीं ना कहीं क्या हो गई है उसकी, जो भाई आप देखो यूक्रेन वार में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इधर उधर रहता है, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसोर्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे ना। तो वही जो है रसिया के साथ है, तो उसकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी वो क्या हो गई, थोड़ी कमजोर हो गई है। नहीं को टेक्नोलॉजी में वो चीन से बेहतर है, लेकिन इकोनॉमी क्या है, डाउन हो गई है उनकी। और ये बहुत सारी चीजें आइडियोलॉजी, नेशन की जो राष्ट्र की आइडियोलॉजी होती है वो निर्धारित करती है। हमें लगा कि इसमें भी कुछ कमियां हैं, इसमें भी कुछ कमियां, हमने बीच का रास्ता अपना लिया कि हमारा जो जो सेटअप होगा वो अलग होगा, हमने दोनों को अपना लिया। ठीक है, दूसरा ये समझ में आया कि नहीं, इस पे मेंस में यूपीएससी में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तब कहोगे सर ने पढ़ाया नहीं था। यूरोप पर प्रभाव, उसके बाद रशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम्म, रशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम्म, रशियन रिवोल्यूशन का रशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बता दो, बहुत प्रभाव पड़ेगा सर, बात खत्म। ठीक है, इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रशिया पे अभी और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडिया पे तो कल बताया था ना, जो समाजवादी आंदोलन थे इंडिया में वो क्या हो गए, तेज हो गए। उस समय भारत क्या थी, कॉलोनी थी, अंग्रेज थे यहाँ पर, और अंग्रेजों के खिलाफ हम क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे या विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का, कि अंग्रेज बाहर जाएं तो हम अपने तरफ से चीजें सेटअप करें। तो उस दौरान जो विरोध हो रहा था उसमें बहुत सारे तरीके थे। एक तो था कि हम लोकतांत्रिक तरीके से मांगों को रखेंगे, जो गांधीयन प्रिंसिपल कहती है, ठीक है, कि आंदोलन में हम उस विचारधारा को बढ़ावा देंगे। दूसरा, क्रांतिकारियों का अपना तरीका था, सुभाष चंद्र बोस का अपना तरीका था, लेकिन विचारधारा क्या थी, कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा से बहुत से लोग मॉडर्न इंडिया में क्या थे, प्रभावित थे। हमने कल बताया था नेहरू थे, हमने कल बताया था सुभाष चंद्र बोस थे, उसके बाद हमने क्या बताया था, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे। तो सब इस विचारधारा से प्रभावित थे और इस विचारधारा को भारत में बढ़ावा दे रहे थे। 1900 आप देखेंगे कि जो 23 में समाजवादी दल का गठन होता है कांग्रेस के अंदर ही, तो वो क्यों होता है कि समाजवादी मूल्यों से कांग्रेस को, मतलब समाजवादी मूल्य जो है कांग्रेस में भी निहित हो जाएं, राइट। तो ये सब व्यवस्थाएं चल रही थी। तो भारत में जो लेबर यूनियन थे वो बनने लगे बहुत ज्यादा, जो श्रमिक संगठन थे वो बनने लगे, सभी इंडस्ट्रीज में क्या था, एक लेबर यूनियन बनने लगा, वो संगठित होकर अपनी मांगे रखने लगे। तो वो सब किसका प्रभाव था, कहीं ना कहीं इन्हीं क्रांतियों का प्रभाव था भारत पर। ठीक है, तो इसको लिख पाओगे,
नहीं सर, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। मान लो ये लिखना हो, मान लो ये क्वेश्चन तुम्हें लिखना हो कि समाजवादी आंदोलनों का भारत पर प्रभाव, तो पहले आप बताओ कि समाजवाद क्या है, समाजवादी आंदोलन कहाँ से हुआ। तो परिभाषा तुम्हें याद करनी पड़ेगी, वो मैं आके नहीं बताऊंगा, मैंने पढ़ा दिया, अब तुम्हें याद करनी है। ठीक है, तो वो याद करो, फिर वो परिभाषा लिखोगे। कैसे शुरू करते हैं हम लोग आंसर, उसको लिखो कि इंट्रो लिखो कि समाजवादी आंदोलन, समाजवाद की परिभाषा पहले लिख दो। समाजवादी आंदोलन तो बता दो, ये रसिया का आंदोलन बता दो थोड़ा सा, कि समाजवादी आंदोलन जो है यूरोप से शुरू होकर रशियन क्रांति में दिखाई देता है, ऐसे बता दो। फिर भारत पर प्रभाव, भारत पर प्रभाव तो क्या बताओगे कि भारत में जो यहाँ पर क्रांतिकारी मूवमेंट पर प्रभाव, ठीक है, जो क्रांतिकारी थे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर बता दो कांग्रेस पर प्रभाव, कांग्रेस की विचारधारा पर जो प्रभाव पड़ रहा है। फिर आप बता दो कि उसके बाद भारत में जो यहाँ इंडस्ट्री हैं, जो उद्योग हैं, उद्योगों में क्या होगा, श्रमिक संगठित होने लगेंगे। श्रमिक क्या होंगे, संगठित होंगे, तो एक तरह से लेबर यूनियन बनने लगेंगी और पूरे भारत में इस तरह से बनने लगेंगी। ऐसे शहर जो औद्योगिक शहर थे, जैसे कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ श्रमिक संगठन बनने लगेंगे बहुत सारे, और वो राजनीतिक आंदोलनों में भी प्रतिभाग करेंगे। ये सब लिखना है कहानी। ठीक है, अभी जब मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे, अब यहाँ हमने बता दिया, मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे, देखो एक चीज होता है, कभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर जोड़ना नहीं जान रहे हो तो फिर दिक्कत होगी तुम्हें। अब मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो मैंने ये पढ़ाया, अब इसको तुम जोड़ो। हम्म, जोड़ पाओगे, पता नहीं। हम्म, हाँ बिल्कुल, लेकिन जो संविधान में सोशलिज्म जोड़ा गया, ये आइडियोलॉजी वाला नहीं है, ध्यान रखना। जैसे एक होता है कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है ना, तो ये आइडियोलॉजी है। एक सोशलिज्म शब्द होता है, उसका क्या मतलब है, तो भारत में ये वाला ये वाला नहीं है जो संविधान में अडॉप्ट किया गया, वो शब्द है, उसका मतलब है अपना समाजवाद। ठीक है, मतलब एक कहने का मतलब ये है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से भारत में समाजवाद लाने का प्रयास करेंगे। तो जो बड़े लोग हैं, अब लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद कैसे लाओगे, तो सरकार क्या करती है, अभी बजट आया है, तो बजट में क्या है, टैक्सेशन डिसाइड होता है ना, कि आपकी इनकम अगर ज्यादा है तो आप 30% टैक्स देंगे, आपकी इनकम कम है तो आप 10% टैक्स देंगे। उदाहरण के लिए समझो इसको, कि आपकी इनकम कम है तो आप टैक्स कम देंगे, इनकम आपकी ज्यादा है तो आप टैक्स ज्यादा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास, मैं कम कमा रहा हूं तो सरकार मुझसे कम ले भी रही है, जो ज्यादा कमा रहा है उससे सरकार ज्यादा ले रही है, और जो सरकार ले रही है वो खर्च कर रही है फिर ना लोगों पर, जो कम कमा रहे हैं, जो नहीं कमा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इक्वलिटी लाने का प्रयास है ना, तो वो कहा जाता है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम समाजवाद लाएंगे। पंचायतों में आपको पता होगा, जो लोग गांव के परिस्थितियों से होंगे, पंचायतों में क्या है कि जब 15-20 साल बाद, 20 साल बाद जब चकबंदी लागू होती है, चकबंदी में क्या होता है कि सबके जितने खेत हैं सबको जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे खेत यहाँ है, कुछ वहां है, कुछ वहां है, तो ये क्या किया जाता है कि सबको इकट्ठा करके आपको एक जगह दे दिया जाता है कि लो यहाँ तुम खेती करो। अब इससे क्या होगा, इससे हमारी जोत क्या हो गई, श्रिंक हो गई ना, एक जगह हो गई, तो मेरे लिए तो आसान हो जाएगा वो। और उसी में सरकार क्या करती, कुछ कटौती कर लेती, जैसे 10 बीघा है 3 जगह में, तो 10 बीघा हमको एक जगह नहीं देगी, तो हो सकता है हमको 9.5 बीघा दे दे। वो आधा क्या होगा, कुछ जो जमीनें काटी गई हैं वो ग्राम समाज के नाम से रजिस्टर्ड हो जाएंगी, ग्राम समाज के नाम पे, कि ये ग्राम समाज की जमीन है। और वो ग्राम समाज की जमीन, नियम ऐसा है कि ग्राम समाज की जमीन प्रधान किसी को दे सकता है, और वो किसको देगा, तो गांव में जो
ऊपर के लोग होंगे उनको नहीं देगा, जो एससी हैं एसटी हैं उनको दिया जा सकता है। और कोई व्यक्ति उनसे जमीन खरीद भी नहीं सकता आसानी से, क्योंकि इसके लिए नियम बनाया गया है। तो ये क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना रिसोर्स का, तो ये नियम बनाया गया, तो नियमों के माध्यम से समाजवाद लाने का प्रयास किया जाता है। अब इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, वो अलग क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो आप पूछ रहे हो समाजवाद वो अलग है, ये आइडियोलॉजी वाला समाजवाद, और संविधान में जो समाजवाद है वो आइडियोलॉजी वाला समाजवाद नहीं। इस हम समाजवाद लाएंगे लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, डेमोक्रेसी से हम समाजवाद लाएंगे, लोकतंत्र से हम समाजवाद लाएंगे। क्लियर हो रहा बात, समझ पा रहे हो? हाँ पूछो। नहीं दे सकते हैं, अब वो अलग डिबेट चली जाएगी, अब तुम कहोगे क्यों नहीं दे सकते, उनके पास भी जमीन नहीं है, ठीक है। तो संविधान में चला जाएगा कि संविधान में कई बाद ऐसे रहे हैं, जैसे कोर्ट में केस जाता है, तुम्हारी तरह कोई व्यक्ति हो वो कोर्ट में केस फाइल कर दे कि भाई जो सवर्ण बिरादरी से आते हैं उनके पास भी, और होता भी है कि जमीन नहीं होती है तो उन्हें भी मिलना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि वो सामाजिक रूप से गरीब नहीं है, आर्थिक रूप से हैं, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी, ऐसा कोर्ट का आर्डर है पहले। अब इस पे भी बहुत डिबेट है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, और तुम कह रहे हो तुम अमीर हो, तो अलग अलग डिबेट के का वो है। ऐसे सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपसे, इसी तरह से कंफ्यूज करेंगे कि बताओ क्यों नहीं शामिल करना चाहिए, कोई गरीब व्यक्ति है उसको क्यों नहीं देना चाहिए, तब आप उसके संदर्भ में तर्क दीजिए, और तर्क जैसे दिया तो उनका काउंटर क्वेश्चन होता है फिर उस पर, उसके बाद आपको इरिटेट कर देंगे, फिर आप कहोगे सॉरी सर मेरी इतनी ही समझ है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो वहां, जब आप कहते हो मेरी इतनी ही समझ है। तरीका होता है ना, मैं आपसे कहूं कि जितनी मेरी समझ है मैं उस हिसाब से बता रहा हूं आपको। और इंटरव्यू में वो सीनियर होते हैं, बहुत सीनियर होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो जब उनसे हम कहते हैं सर मेरी इतनी ही समझ है, जितनी मेरी समझ है मैं उस हिसाब से सर बता रहा हूँ, तो मैंने अपना दायरा बना लिया, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया कि अगर कुछ गलत भी होगा तो मैं इतना ही जानता हूँ, मैंने थोपा नहीं, अपने ज्ञान को उनके ऊपर थोपा नहीं। या जैसे कई बार हम भूल जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि सर आप कहें तो मैं गेस कर सकता हूँ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो लोग बोलते हैं हाँ हाँ गेस करो। तो इंटरव्यू में तरीका होता है कैसे हमें अपनी बात कहनी, नहीं आ रहा तब भी आपको मैनेज करना है। इंटरव्यू बहुत आने की चीज नहीं है, वो पर्सनालिटी का टेस्ट होता है मेनली, कि कैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, कैसे अपनी बात रख रहे हो किसी के सामने, कैसे आप अपनी बातों से परसुएट कर रहे हो किसी को। क्या बताओ, तो बताओ कुछ। हाँ प्रैक्टिस तुम लोगों को इंटरव्यू करा दिया जाएगा ना, धीरे धीरे कराएंगे। अब जैसे बात बोल रहे हो वहां से तुम अपनी बात रख पा रहे हो, ये भी तो एक तरह से वही है कि अपनी बात ही नहीं बोल रहे हो, पीछे बैठे हो डरे हुए। तो जब ये भय है, ये डर है, ये डर समाप्त तब होगा जब आप बात करो। अब वहां मजबूरी है, तुम्हें बात करनी ही करनी, चार लोग बैठे हैं उसी लिए तुम्हें भेजा गया। अब ऐसे तुम बात करते रहोगे तो तुम्हारी आदत बनी रहेगी, तो वहां तुम्हें डर नहीं लगेगा। बड़ी क्लास में ऐसा नहीं हो पाता, जैसे क्लास भरी हो 200 बच्चे हों तो टीचर बात ही नहीं कर सकता, आपके क्वेश्चन के जवाब नहीं देता है वो, ठीक है बाहर मिलना, वो जो पढ़ा रहा है वही ज्ञान है अंतिम, तुम पूछ नहीं सकते हो। तो जब छोटी क्लास होती है तो वो इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है, एक तरह से आप पूछ सकते हो वहां पर, वहां नहीं पूछ सकते हो। तो इसके बहुत लाभ होते हैं। अब जिस तरह से तैयारी की चीजें बदल रही हैं उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वो जो वीडियो वो मिल रहा होगा, सिनेप्सिस मिल रहा होगा ना, उसको पढ़ते हो कि नहीं? पीपीटी मिल रहा है ना जो पढ़ा रहे हैं इसका, उसको पढ़ते हो कि नहीं? उसको सुबह शाम 4-5 बार पढ़ो। फोन
रील मत देखो, वही पढ़ो, 4 5 6 बार पढ़ो, तो वो शब्द जो है, जो हमने शब्द बोले हैं उसमें जो कीवर्ड्स वास्तव में उसमें लिखे गए हैं, वो कीवर्ड्स बार बार पढ़ो, तो धीरे धीरे समझ विकसित होगी। अब दूसरा इंडिया पर प्रभाव हो गया, तो क्वेश्चन आएगा, लिख ले जाओगे ना मेंस में, अभी नहीं लिख पाओगे, ठीक है, थोड़ा कम लिख पाओगे, उतना नहीं लिख पाओगे, उतना अच्छा नहीं लिख पाओगे, लेकिन शुरुआत अच्छे से नहीं होगी, खराब से ही होगी। तो ये सब क्या है, रशियन रिवॉल्यूशन का प्रभाव। और क्या चेंज हुआ इसमें लिखो, इसको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा आपको, कि समाजवाद कहाँ आया, रसिया में, समाजवाद रसिया में आया, तो उसका क्या प्रभाव होगा रसिया पर, व्यवस्थाएं कैसे बदलेंगी। वहां पहले जार शाही थी, कौन शासन कर रहा था, जार, हमने क्या बताया था, जार का शासन था ना, और निरंकुश शासन था। उसके बाद सामंत थे, वहां जो पादरी हैं चर्च के वो थे, और सामान्य जनता थी। तो ये पूरा सेटअप क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना, पहले भी इकोनॉमी रन करती थी, इस व्यवस्था में भी इकोनॉमी रन करेगी, तो हर क्षेत्र पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव को थोड़ा सा देखो। इफेक्ट ऑन रशिया आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन। रूस की क्रांति का रूस पर प्रभाव, क्या बोला मैंने, क्या बोला, आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति के बाद रूस की क्रांति के बाद रूस की क्रांति का रूस पर प्रभाव, ऐसे लिख लो, रूस पर प्रभाव, वही पढ़ रहे हो तो लिख लो रूस पर प्रभाव। अब लिखो, चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन। राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आएगा, पहले क्या था, मोनार्की थी, वेरी गुड, मोनार्की के बाद क्या हुआ, जब इस तरह का परिवर्तन होगा तो यहाँ पर वन पार्टी रूल होता है। रसिया में या चाइना में कौन हो, आप देखो पुतिन वहां पर बैठे हैं और यहाँ शी जिनपिंग बैठे हैं, कब से देख रहे हो, बहुत दिन से, कोई विपक्ष का नेता है, नहीं है, तो यहाँ वन पार्टी रूल होता है, ठीक है, क्या होता है, वन पार्टी रूल। तो लिखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑफ ए वन पार्टी स्टेट, एक दलीय राज्य की व्यवस्था, एक दलीय राज्य की व्यवस्था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन पार्टी स्टेट। लिख लिया, लिखो, ए मोनोपोली ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड ओवर नेशनल पॉलिटिक्स, ए मोनोपोली ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड ओवर नेशनल पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय राजनीति पर कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार स्थापित हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड ओवर नेशनल पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय राजनीति पर कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार स्थापित हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड ओवर नेशनल पॉलिटिक्स। लिखो आगे, अगला इसी में लिखो, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, लिख लिया,
एकाधिकार स्थापित हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार स्थापित हुआ। और क्या हुआ? केंद्रीकरण हुआ, सेंट्रलाइजेशन। ऑल मेजर पावर वेयर कंसोलिडेटेड into a centralized administrative system। केंद्रीकरण, देखो सभी प्रमुख शक्तियां एक एकीकृत प्रशासनिक तंत्र में समाहित कर दी गई। सभी प्रमुख शक्तियां एक केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र में समाहित कर दी गई। All major powers were consolidated into a centralized administrative system। सभी प्रमुख शक्तियां एक केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र में समाहित कर दी गई। केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र में समाहित कर दी गई। पावर वेयर कंसोलिडेटेड इनटू सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द स्टेट्स प्राइमरी गोल वाज टू बिल्ड सोशलिज्म। राज्य का मुख्य लक्ष्य समाजवाद का निर्माण करना था। प्राइमरी गोल्स वाज टू बिल्ड सोशलिज्म। किसमें? राज्य का मुख्य लक्ष्य समाजवाद का निर्माण करना था। मुख्य लक्ष्य समाजवाद का निर्माण क्या था, करना था। अभी तक क्या था, जो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक पावर थी या जो रिसोर्स थे उसमें क्या था, अलग अलग लोगों का अधिकार था। अब ये इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना किसका काम होगा? स्टेट का काम होगा। तब वो क्या कैसे करेगी? अपनी जो मशीनरी है उसी को यूज करेगी, एक नियम बनाएगी कि नहीं सबके पास जो संसाधन है उसको क्या करो, छीन लो और गरीबों में बांट दो जिनके पास रिसोर्स नहीं है। तभी तो समाजवाद स्थापित होगा। तो क्या होगा यहाँ, इनका काम क्या होगा, समाजवाद स्थापित करने पे इनका जोर ज्यादा था। ऐसे में जब इस तरह का रोल होगा तो क्या सबके साथ जस्टिस हो पाएगा? इसमें कई बार हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत से लोगों को राज्य क्या करेगा, राज्य हत्या कराएगा, राजनीतिक हत्याएं होंगी इसमें खूब ज्यादा। इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। जो व्यवस्था बनी आ रही है उस व्यवस्था को खत्म करके नई व्यवस्था बनानी है तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां विरोध भी तो होगा, राइट। तो खूब विवाद होगा यहाँ इस तरह का। अगला लिखो, एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। नो स्पेस was allowed for election। एब्सेंस ऑफ लोकतंत्र का अभाव। अब लोकतंत्र का अभाव कब होगा? कि लोकतंत्र का अभाव तब होगा जब चुनाव ना हो, जब स्वतंत्र मीडिया ना हो, जब विपक्षी पार्टियां ना हो। चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब है? एक व्यक्ति जो सत्ता पे है वही बना रहेगा। चुनाव के माध्यम से क्या होता है, सरकारें चाहे उनको रिपीट करें या उनको हटाएं, लेकिन नियमित स्तर पर अगर माना जाता है कि अगर हटा नहीं रही तो सत्ता के लोग ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हटा रही तो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता क्या करती है, वोट के माध्यम से अपने प्रत्याशियों को क्या करती है, पुरस्कृत करती है और दंडित करती है। तो पुरस्कार का क्या मतलब हुआ कि हम उनको सत्ता में फिर ले आ रहे हैं, हम उनको वोट फिर से दे रहे हैं। दूसरा, दंडित करने का क्या मतलब है, हम उनको वोट नहीं दे रहे हैं तो वो सत्ता से क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे।
ठीक है, तो यहां क्या है, चुनाव नहीं है, लिखो लोकतंत्र का अभाव, चुनाव, स्वतंत्र मीडिया या विपक्षी दलों को कोई स्थान नहीं दिया गया। नो स्पेस वाज अलाउड फॉर इलेक्शन, इंडिपेंडेंट मीडिया आर अपोजिशन पार्टीज। कोई स्थान या विपक्षी दलों को कोई स्थान नहीं दिया गया। इंडिपेंडेंट मीडिया आर अपोजिशन पार्टीज, आर अपोजिशन पार्टीज, फुल स्टॉप। लिखो पूर्ण लोकतंत्र के स्थान पर जनवादी केंद्रीयता लागू लागू की गई। ये लिखो इसमें, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म वाज इम्प्लीमेंटेड इन प्लेस ऑफ कंप्लीट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म वाज इम्प्लीमेंटेड इन प्लेस ऑफ कंप्लीट डेमोक्रेसी। तो ये क्या था, राजनीतिक व्यवस्था में ये परिवर्तन आए। क्या क्या परिवर्तन आए कि एक दलीय राजनीति हो गई, यहां पर सिंगल पार्टी रूल होगा। दूसरा क्या था, क्या बताया मैंने, सेंट्रलाइजेशन होगा, मतलब केंद्रीकरण होगा। तीसरा क्या बताया कि लोकतंत्र का अभाव होगा, जहां मीडिया या अपोजिशन पार्टी या विपक्षी दलों का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है, तो ये राजनीतिक व्यवस्था है। अब यही व्यवस्था देखो, कुछ चीजें पढ़ाने की जरूरत, यही व्यवस्था रसिया में होगी, यही व्यवस्था चीन में, चीन के संदर्भ में आए यही लिख दो, ठीक है, या जहां भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं वहां आप ये चीजें लिख सकते हो। आगे लिखो, हाँ हाँ लिखो, सेंट्रलिज्म वाज इम्प्लीमेंटेड इन प्लेस ऑफ कंप्लीट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म वाज इम्प्लीमेंटेड इन प्लेस ऑफ कंप्लीट डेमोक्रेसी। क्लियर हो रहा है क्या परिवर्तन आ रहा, की पॉइंट्स पकड़ो, केवल हमें क्या पकड़ना है, केवल कीवर्ड्स पकड़ने। कीवर्ड्स के सहारे ही आंसर लिखा जाता है। कहानी तुम लोग खूब बनाना जानते हो, हम जानते हैं, लेकिन अब वो कहानी बनाने से काम नहीं चले। अब लिखो आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन, चेंज इन इकोनॉमिक सिस्टम। लिखो निजी संपत्ति का उन्मूलन, निजी संपत्ति का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। निजी संपत्ति का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। लिखो उद्योगों, बैंकों एवं बड़ी जमीनों के मालिकाना हक का समाप्त कर दिया गया। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखा, ओनरशिप राइट ओवर इंडस्ट्रीज, ओनरशिप राइट्स ओवर इंडस्ट्रीज, बैंक्स एंड लार्ज लैंड होल्डिंग्स, ownership right over industries, banks and large land holdings were eliminated। उद्योगों, बैंकों एवं बड़ी जमीनों के मालिकाना हक को समाप्त कर दिया गया।
लैंड होल्डिंग्स वेयर एलिमिनेटेड। अगला लिखो, अब यहां क्या हुआ, सब पर राज्य का अधिकार हो गया। अगला लिखो, स्टेट ओनरशिप, राज्य का स्वामित्व, स्टेट ओनरशिप, राज्य का स्वामित्व। ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम अंडर स्टेट कंट्रोल, सारा औद्योगिक उत्पादन राज्य के नियंत्रण में आ गया। ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम अंडर स्टेट कंट्रोल, सारा औद्योगिक उत्पादन राज्य के नियंत्रण में आ गया। लिखो, कम अंडर स्टेट कंट्रोल, लिख लिया, लिख लिया। लिखो आगे, द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द पेस, पेस PACE, पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट began to be determined through राष्ट्रीय योजनाओं, ब्रैकेट में पंचवर्षीय योजनाओं, राष्ट्रीय योजनाओं, ब्रैकेट में पंचवर्षीय योजनाओं। The pace of economic development began to be determined through national plans, ब्रैकेट में 5 ईयर प्लान्स, राष्ट्रीय योजनाओं, ब्रैकेट में पंचवर्षीय योजनाओं, ब्रैकेट क्लोज, के माध्यम से आर्थिक विकास की गति निर्धारित की जाने लगी। तो हमने क्या बताया कि भारत में जो 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट लिया गया, कहां से लिया गया, रशिया से। The pace of economic development began to be determined through national plan, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में क्या है, 5 ईयर प्लान। लिख लिया हिंदी में भी, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास की गति निर्धारित की जाने लगी कि 5 साल में प्लान बनाएंगे कि 5 साल में हम किस तरह से हम एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करेंगे, किस तरह से हम इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करेंगे और किस तरह से हम सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट करेंगे। ये मॉडल कैसे डिसाइड होता है, तो 5 ईयर प्लान के द्वारा डिसाइड होता है। और क्या होगा, क्या बाजार अर्थव्यवस्था वहां काम करेगी, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी किसमें, किसकी खास बात है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की खास बात है, जहां डिमांड और सप्लाई सारी परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं, राइट। तो इसमें लिखो, कोलैप्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी, बाजार व्यवस्था का पतन, कोलैप्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी, बाजार व्यवस्था का पतन। अब लिखो, लिखो इसमें क्या होगा, अभी तक क्या था कि जो बाजार की शक्तियां होती हैं, जो बाजार की शक्तियां क्या होती हैं, डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई वस्तुओं के रेट को निर्धारित करती हैं। जैसे सब्जी का रेट है भारत में, अगर डिमांड किसी चीज की ज्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई नहीं हुई तो क्या हुआ, रेट बढ़ जाएगा उसका। लेकिन वहां क्या है, ऐसा नहीं होगा, वहां मार्केट नहीं डिसाइड करेगी, डिमांड और सप्लाई मार्केट को कंट्रोल नहीं करेगी। वहां कौन करेगा, स्टेट करेगा, राज्य निर्धारित करेगा कीमतों को, वहां डिमांड और सप्लाई निर्धारित नहीं करेंगी। समझ पा रहे हो बात को। तो क्या बाहर का कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जो पहले गया, सपोज करो कि 100 किलो लौकी का उत्पादन हुआ है और वो मांग हो रही है, तो मांग करने वाले कितने आ गए, 200 आ गए, तो जो पहले गया उसको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन रेट नहीं बढ़ा सकते कि रेट बढ़ा दो ताकि 100 लोग वैसे ही लौट जाएं, होता है ना इस तरह का। तो यहां मांग और सप्लाई क्या करेगी, कंट्रोल नहीं करेगी। लिखो इसमें, बाजार व्यवस्था का पतन,
मांग और आपूर्ति के आधार पर मूल्य निर्धारण प्राइस डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई price determination based on demand and supply was replaced by center planning। मांग और आपूर्ति के आधार पर मूल्य निर्धारण का स्थान केंद्रीय योजना ने ले लिया। बाई रिप्लेस्ड बाय सेंट्रल प्लानिंग, रिप्लेस्ड बाय सेंट्रल प्लानिंग। समझ पा रहे हो? तो राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ, फिर आर्थिक परिवर्तन क्या हुआ कि निजी संपत्ति का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट था वो चला गया। दूसरा क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उस पे क्या था, राज्य का स्वामित्व हो गया। दूसरा बाजार जो व्यवस्था थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। बाजार अब डिमांड और सप्लाई से नहीं निर्धारित होगा, किससे निर्धारित होगा, वो राज्य की इच्छा से निर्धारित होगा। राज्य क्या कर रहा है, मार्केट को भी कंट्रोल करेगा, राज्य जो चाहेगा वही बिकेगा। ठीक है, अगला लिखो, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। लिखो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वेयर कंप्लीटली टेकन, बड़े उद्योगों को पूर्ण रूप से, बड़े उद्योगों को पूर्ण रूप से सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वेयर कंप्लीटली टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, ओवर बाय द गवर्नमेंट। लिख लिया? इतना समझ में आया? अब क्या क्या हुआ सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन में, ऐसे मुझे बताओ। हाँ, बाजार अर्थव्यवस्था, हाँ ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है अब, ठीक है। और स्टेट की ओनरशिप आ गई, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था उसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, समाप्त हो गया। और बड़े उद्योगों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। मैंने इंडस्ट्री बनाई थी, बहुत 1000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, अब राज्य करा, अब तुम्हारा नहीं, अब हमारा है, हम चलाएंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर की गई। अब देखो, तो राजनीतिक व्यवस्था हो गई, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन। क्या आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में अगर परिवर्तन हुआ तो सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा कि नहीं? होगा ना, कि जो सामंत थे, जो बड़े लोग थे, वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, उनका ग्राफ, या तो भाई व्यवस्था ऐसी थी कि खत्म कर दो इनको, ठीक है। या क्या होगा, उनके राइट क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, जो उनके विशेषाधिकार थे, जो प्रिविलेज उन्हें मिला हुआ था वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, समानता आधारित व्यवस्था स्थापित होगी। तो लिखो सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर या सोशल सिस्टम। हमने क्या बताया था, क्लासलेस सोसाइटी ना, तो लिखो गोल ऑफ ए क्लासलेस सोसाइटी। लिखो
गोल ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, वर्ग विहीन समाज का लक्ष्य, वर्ग विहीन समाज का लक्ष्य। अब इसमें क्या वादा किया गया था, जो क्रांति थी इसमें क्या वादा किया गया था, प्रॉमिस क्या किया गया था कि हम समाज से जो पूंजीपति वर्ग है, जो जमींदार हैं, इन सबको समाप्त करेंगे और समानता आधारित व्यवस्था को, क्लासलेस सोसाइटी को एस्टेब्लिश करेंगे। तो लिखो, इसमें लिखो, promises were made, promises were made to establish a, लिखो, साम्राज्यवादी जमींदार और पूंजीपति वर्गों को समाप्त करके, promises were made to establish a workers and peasants state, worker and peasants state, workers and peasants state by eliminating the imperialist, imperialist का क्या मतलब हुआ कि जो साम्राज्यवादी हो, imperialist, 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 कामा, landlord and capitalist class and capitalist classes, वर्ग विहीन समाज का लक्ष्य। तो साम्राज्यवादी जमींदार, साम्राज्यवादी का क्या मतलब हुआ, बहुत सारे बाहरी लोग यहाँ काम कर रहे, जो नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ काम कर रही थी उस समय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना में काम कर रही, तो चाइना में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही तो किस तरह का है, वो क्या है, इंपीरियलिस्ट है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, साम्राज्यवादी हैं, वो अपने हितों की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे भारत में उसने भारत को कॉलोनी बनाई थी, ऐसे चाइना को भी उसने कॉलोनी बनाई थी। तो साम्राज्यवादी हैं जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। ठीक है, वहां के भी कुछ लोग हैं जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और बाहरी कुछ लोग हैं जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो बाहरी कौन हो जाएगा, ब्रिटेन के लोग हो जाएंगे, जिसको हम इंपीरियलिस्ट कहते हैं या साम्राज्यवादी कहते हैं, राइट। तो दोनों को हमें यहाँ से भगाना है या समाप्त करना है, और उसके बाद एक जस्ट सोसाइटी, न्यायपूर्ण समाज विकसित करना है। क्लियर है। तो ये सामाजिक व्यवस्था में ही तो परिवर्तन है। तो लिख पाओगे कि नहीं, या सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो कि असमानता आधारित समाज, जो इनइक्वालिटी थी उसको हमें समाप्त करना है, और समाज को क्या करना है, वर्ग विहीन समाज में कन्वर्ट करना है, जहां वर्ग नहीं है। मतलब वर्ग का मतलब क्लास, जैसे क्लास क्या बताया था हमने, हाई इनकम ग्रुप या हाई इनकम क्लास, मिडिल इनकम क्लास, लो इनकम क्लास, कहा क्लास ही खत्म करो। और क्या होगा, लिखो, एम्फेसिस ऑन वर्कर्स राइट, श्रमिक अधिकारों पर जोर, एम्फेसिस, EMPHASIS, एम्फेसिस ऑन वर्कर्स राइट, श्रमिक अधिकारों पर जोर। लिखो इसमें, बेनिफिट्स लाइक लिमिटेड वर्किंग आवर्स, हॉलीडे एंड स्टेट सिक्योरिटी वेयर प्रोवाइडेड, श्रमिक अधिकारों पर जोर, काम की सीमा, छुट्टियां और सरकारी सुरक्षा जैसे लाभ दिए गए। काम की सीमा, छुट्टियां और सरकारी सुरक्षा जैसे लाभ दिए गए, लेकिन इन सब पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। बट देयर दीज बेयर
entirely controlled by government. Working hour, holiday and state security were provided, but these were entirely controlled by the government. सरकारी सुरक्षा जैसे लाभ दिए गए, लेकिन इन सब पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था. State security were provided, but these were entirely controlled by the government. जब इंडस्ट्री गवर्नमेंट की है, सभी चीजें गवर्नमेंट की हैं, उसमें जो श्रमिक काम कर रहा है तो राइट उसको कौन देगा? गवर्नमेंट ही राइट देगी उसको. ठीक है, तो वर्किंग आवर्स क्या थे? कम कर दिए गए कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना होगा तुम्हें. अगर एक्स्ट्रा काम कराया जाएगा तो उसका बोनस अलग से दिया जाएगा, और बोनस जो देना होगा वो डबल रेट से दिया जाएगा. कि 8 घंटा आपसे काम कराया गया, आपसे कहा जा रहा है कि 4 घंटा आपको और काम करना है, तो जो 8 घंटे का बेज था वही बेज आपको 4 घंटे में देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा काम करा रहे हो तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा. ऐसी सुविधाएं आई वहां पर. ठीक है, बच्चों के लिए जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए काम करने के जो घंटे थे उसको और कम कर दिए गए. संडे को छुट्टी कर दी गई, जाओ एक दिन मौज करो. ऐसे क्या था कि महीने में 30 दिन काम करना है, अब एक वीक ऑफ मिलेगा. ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं इसमें की गई. और कौन निर्धारित कर रहा है? गवर्नमेंट निर्धारित कर रही है. समझ पा रहे हो कि नहीं? अगला लिखो, राज्य की भूमिका, रोल ऑफ स्टेट. देखो, फैसिलिटीज इन एरियाज लाइक एजुकेशन. राज्य की भूमिका में लिखिए, फैसिलिटीज इन एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे क्षेत्रों में सभी सुविधाएं सरकार के अधीन कर दी गई. लिख लिया? फैसिलिटीज इन एरिया लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग बेयर ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल. अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल. शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे क्षेत्रों में सभी सुविधाएं सरकार के अधीन कर दी गई. लिख लिया? हमने क्या बताया था कि अभी हम क्या बता रहे थे कि आपका बच्चा क्या करेगा आप नहीं डिसाइड करोगे, स्टेट करेगा. राइट? तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, वहां प्राइवेट सेक्टर हेल्थ फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब सुविधाएं गवर्नमेंट के अंडर में मिलेंगी आपको. हाउसिंग की व्यवस्था कौन करेगी? सरकार करेगी. ये नहीं कि तुम जो है 600 करोड़ का घर बनवाओ, ऐसा नहीं है. ठीक है, 600 करोड़ का घर बनवाओगे तो गवर्नमेंट कहेगी ये जो है स्लम्स में जो रहने वाले लोग हैं इसमें एक एक फ्लैट उनको दे दो. तो ऐसा सोचो, मुकेश अंबानी अगर वहां होते तो क्या होता. खैर ये सब लिखना नहीं, उदाहरण के रूप में तुम लिखने लगो. ठीक है, अगला लिखो. हमने क्या बताया, क्या रिलीजियस राइट है? इतना नहीं है, तो लिखो डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम. धार्मिक स्वतंत्रता का ह्रास. लिखो,
strict restriction were imposed on religious institutions. धार्मिक संस्थाओं पर सख्त पाबंदियां लगाई गईं। were imposed on religious institutions. जैसे कार्ल मार्क्स क्या कहता था, धर्म अफीम की तरह है। रिलीजन को क्या कहता था, ओपियम, अफीम की तरह। अफीम का नशा जो है बहुत बेकार होता है, ठीक है। हाँ, धार्मिक संस्थाओं पर क्या लिखा, क्या लिखा पहले बताओ। ऐसे लिखो तुम लोग उल्टा सीधा। धार्मिक संस्थाओं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पर सख्त पाबंदियां लगाई गई। और एक व्यवस्था किसमें जिसमें परिवर्तन सबसे ज्यादा होगा, हमने क्या बताया था, ये सोसाइटी कैसी है, एग्रेरियन सोसाइटी है ना, कृषि आधारित समाज है। तो कृषि आधारित समाज है तो कृषि व्यवस्था पर भी व्यापक परिवर्तन पड़ेगा। तो उसको हम इकोनॉमी में दिखा सकते थे, लेकिन हम अलग से दिखा रहे हैं इसको। लिखो, चेंज इन एग्रीकल्चर सिस्टम। लिखो, स्वामित्व आधारित कृषि क्रांति। लिखो, इंडिविजुअल फार्मिंग एंड लैंड ओनरशिप राइट वेयर एबोलिश्ड। इंडिविजुअल फार्मिंग एंड लैंड, इसको पॉइंट आउट करते चलो। देखो, इंडिविजुअल फार्मिंग एंड लैंड ओनरशिप राइट वेयर एबोलिश्ड। व्यक्तिगत खेती और भूमि के मालिकाना हक समाप्त कर दिए गए। व्यक्तिगत खेती और भूमि के मालिकाना हक समाप्त कर दिए गए। इंडिविजुअल फार्मिंग एंड लैंड ओनरशिप राइट वेयर एबोलिश्ड, कि मतलब व्यक्तिगत अधिकार अब आपका जमीन पर नहीं है। लिखो, पीजेंट्स वेयर फोर्सिबली, अगला पॉइंट लिखो, पीजेंट्स वेयर फोर्सिबली, हेडिंग नहीं है, पॉइंट के रूप में लिखो, किसानों को जबरन सहकारी कृषि क्षेत्र और राज्य कृषि क्षेत्र में जोड़ा गया। The peasants were forcibly merged into cooperative farms and state farms. कोऑपरेटिव फार्मिंग का क्या मतलब है कि कई लोग मिलकर एक साथ खेती करने लगे। कई लोग मिलेंगे और उनके जोत को, जो फील्ड का आकार है उसको मिला दिया जाएगा, एक बड़ी जोत बन जाएगी, उस पर खेती करेंगे। और दूसरा क्या था कि स्टेट फार्मिंग, जो राज्य खेती कराती है उसके साथ मिलकर खेती करें। या तो क्लास के सभी लोग मिलकर खेती करें या वो स्टेट के साथ खेती करें। अलग अलग खेती करने के पैटर्न को क्या किया गया, यहाँ समाप्त कर दिया। ठीक है, और क्या किया गया इसमें, लिखो इसमें, इसका गोल क्या था कि इसको क्यों किया जाएगा। जब दो फील्ड अलग अलग मिलाई जाएंगी तो क्या होगा, हमने क्या बताया था, कोऑपरेटिव फार्मिंग, मतलब समझ रहे हो ना,
कोऑपरेटिव फार्मिंग का क्या मतलब है कि जैसे अलग अलग फील्ड हैं, इसमें सबके हैं अलग अलग, तो ऐसे अलग अलग है, किसी का छोटा बड़ा इस तरह से है, सब जब मिलाएंगे इसको तो क्या होगा, एक पूरा क्षेत्र हो जाएगा ना। अब ये बड़ा क्षेत्र हो गया, यहाँ ये जो जगह गैप जो क्रिएट हो रहा है, ये गैप क्रिएट नहीं होगा, तो एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। सोचो ये जो हमने बाउंड्री बनाई है, इतनी बाउंड्री का एरिया बेकार जा रहा है ना, ये बाउंड्री क्या हो गई, हट गई, अब ये पूरा एक फील्ड बन गया, तो इसका एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया बढ़ गया। इसका जो इनपुट कास्ट है, इनपुट जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसको कोऑपरेटिव फार्मिंग में, एक अकेले में खेती कर रहा था और मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग कर रहा हूं, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में एरिया क्या होगा, जो कृषि का क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले ये जो बाउंड्री बना रहे थे ये सब कम कर दे रहे थे क्षेत्र को, क्लियर हो रहा ना। तो क्या हुआ, एरिया बढ़ गया यहाँ, और इनपुट क्या हुआ, कम हो गया। इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। एक तो आउटपुट इसलिए भी ज्यादा होगा क्योंकि एरिया बढ़ गया, दूसरा क्या हुआ, हमारी जो लागत थी, इनपुट कास्ट जो थी वो कम हो गई। पहले मैकेनाइजेशन, अब ट्रैक्टर से इस छोटे खेत की जुताई करनी है तो इसकी ऐसे घूमेगा वो बार बार, तो क्या होगा, कास्ट कम हो, इसकी कास्ट क्या होगी, ज्यादा लागत आएगी ना, और ऐसे में बड़ा क्षेत्र है तो इस पे जो लागत है वो कम हो जाएगी अनुपातिक रूप से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसमें मैकेनाइजेशन क्या होगा, मशीनीकरण इसमें कठिन होगा, कठिन हो जाएगा, उसकी कास्ट बढ़ जाएगी, जो सीड है वो ज्यादा लगेगा, बहुत सारी चीजें क्या होंगी, इनपुट के संदर्भ में इसमें कास्ट बहुत ज्यादा आएगी। इसमें क्या होगा, इनपुट कम हो जाएगा, आउटपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो लाभ क्या हुआ, दुगना हो गया ना, तो इसमें लाभ बढ़ जाएगा। तो राज्य का उद्देश्य क्या था कि उत्पादन को बढ़ाना, ताकि अन्न उत्पादन बढ़ाया जाए, तो इसलिए इसको प्रमोट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, देखो इसका गोल क्या था, इसे मैं लक्ष्य लिखो, टू इंक्रीज ग्रेन प्रोडक्शन, मैकेनाइज एग्रीकल्चर, अन्न उत्पादन में, लक्ष्य क्या था, अन्न उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि में मशीनीकरण को बढ़ाना, टू इंक्रीज ग्रेन प्रोडक्शन, मैकेनाइज एग्रीकल्चर एंड इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल ओवर द फूड सप्लाई। establish state control over the food supply। स्टेट कंट्रोल ओवर द फूड सप्लाई। अब इसका क्या हुआ, इसमें बहुत सारी कमियां नजर आई, जैसे जब अभी तक हम अपनी तरह से एग्रीकल्चर कर रहे थे, अब हमसे कहा गया कि नहीं तुम कलेक्टिव फार्मिंग करोगे, तो पहले तो विरोध खूब हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, क्योंकि ये कहना अलग है कि 4 लोग मिलके एक साथ खेती करो, पता लगा मुझे ये पसंद नहीं, मैं कहूंगा नहीं मैं इनके साथ खेती नहीं करूंगा। ठीक है, तो तमाम तरह की ऐसी दिक्कतें थी, इनका मन है आलू बोने का, मेरा मन है सरसों बोने का, कि नहीं सरसों में ज्यादा लाभ होता है, तो कह रही नहीं आलू उगाएंगे, तब भी क्या होगा, विवाद हमारा होगा। स्टेट कह रहा है कि नहीं बाउंड्री खेत की खत्म करो, कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, और मुझे अकेले खेती करने में मजा आ रहा था,
तो मैं क्या मानूंगा? क्योंकि अपने तरीके से मैं कर रहा था, जो मन करता था वो बोलता था, जो मेरी नीड्स थी उसके अनुसार मैं खेती कर रहा था। अब स्टेट कह रहा है कि नहीं, हमारे अनुसार करो, तो कितना आसान होगा? तो यहाँ खूब विरोध होता है। इवन ये स्थिति आ जाती है कि जो फूड प्रोडक्शन है वो गिर जाता है, नीचे आ जाए। फूड प्रोडक्शन क्या होगा यहाँ पर? वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर फूड क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, वो ऐसे पॉइंट आउट कर लो। चैलेंज क्या है? तो चैलेंज कि डिक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, डिक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जो अनाज का उत्पादन है वो क्या हुआ? कम हो गया। और क्या हुआ? विवाद क्रिएट हो गए, टेंशन क्रिएट होने लगा समाज में, तनाव उत्पन्न होने लगे। ठीक है, जो लोकल नीड थी, लोकल नीड या व्यक्तिगत नीड जो थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ कंप्रोमाइज होने लगी। ठीक है, हम अपने आवश्यकता के अनुसार खेती कर रहे हैं ना, तो लोकल नीड जो थी वो क्या हो गई? कंप्रोमाइज होने लगी। तो इस कारण से यहाँ क्या हुआ? फूड क्राइसिस क्रिएट होने लगी। क्या? फूड क्राइसिस क्रिएट होने। और क्या था? ये इजिली एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं था, आसानी से स्वीकार किया जाने वाला मॉडल नहीं था। तो ऐसे में राज्य क्या करेगा? स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। तो वो भी ठीक बात नहीं है। कोई व्यवस्था चलाने के लिए सब चीजें क्या होती हैं? ठीक नहीं होती हैं। तो ये सब प्रभाव किसका था? समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? तो इतना प्रभाव बहुत है। तुम्हें जब लिखना होगा तो जैसे मान लो पूछा गया कि कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बताओगे ना फ्रांसीसी क्रांति और 1917 में हुई, जिसके बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह का प्रभाव पड़ा। इसी के साथ कृषि व्यवस्था में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर हम एक एक करके डिटेल में उसको लिखेंगे। यही सब पॉइंट लिखने हैं तुम्हें कुल मिला के। ठीक है, लिख ले जाओगे। अब कोई जरूरी नहीं कि जिस भाषा में मैंने लिखाया हो उसी भाषा में तुम लिखो, वो तुम्हारी समझ है। यही ईश्वर ने लिखा है, यही उतार दो। अगर उतार पाओ तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं उतार पा रहे हो तो अपनी भाषा विकसित कर लो इस पे। कुल मिला के तुम्हें यही भाव, यही चीजें लिखनी है। ठीक है, अब एक एक पेज निकालो सब लोग। लिखो, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ, लिखो क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ, पीछे की तरफ, इस तरफ लिखो। हाँ, इस तरफ यहाँ क्वेश्चन लिखो। ठीक है, लिखो, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन पहले लिखो। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या थे?
इसके क्या प्रभाव रहे या इसके क्या प्रभाव पड़े? लिख लिया? आंसर बता दें तब लिखोगे या खुद लिख लोगे? हमने क्या बताया था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। उस तरफ लिखना हो उस तरफ लिखो, अपने तरफ लिखना हो अपने तरफ से लिखो उसको। तो हमने क्या बताया था कि समाज क्या था, किस तरह का था? समाज 3 स्टेट में डिवाइड था। हाँ, मतलब असमानता थी। बिल्कुल लिखना है, वो असमानता को बता रहा है ना वो। हमने क्या बताया था राजनीतिक कारण में, कि निरंकुश राजतंत्र था, मोनार्की थी, राजा शासन कर रहा था। ठीक है। और स्टेट में बटा हुआ समाज था। 95% जनता थर्ड स्टेट से आती थी। और वोटिंग राइट क्या था, एक स्टेट एक वोट था। ऐसे में 95% जनता का मत नहीं माना जाता, 2 स्टेट मिलकर निर्धारण कर लेते थे। तो ये राजनीतिक कारण हो गए ना। उसके बाद सामाजिक कारण में गरीबी, भुखमरी और तमाम तरह का क्राइसिस वहां क्रिएट हुआ था। हाँ, असमानता वहां भी है, इक्वलिटी वहां भी लिख सकते हो सामाजिक कारण में, कि हर स्तर पर क्या थी, समाज में असमानता थी। कुछ लोगों को विशेषाधिकार मिला हुआ था, कुछ लोग गैर विशेषीकृत लोग थे, कुछ लोगों को प्रिविलेज मिला हुआ था। 1 मिनट में तुम लोग पीछे पलट के देखो और 10 मिनट में तुम्हें लिखना है। मैं अच्छा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं तुम लोग एक बार देखो फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद लिखने का प्रयास करो। तुमने नोट्स नहीं बनाया ना, तो इन लोगों से लेके बना डालो। ठीक है। अब ऐसा मत करना कि नकल करो, पढ़ लो। देखो इतनी छूट कोई नहीं देता है। पढ़ लो फिर लिखो, देखो कितना तुम्हें याद आ रहा है, प्रेशर अपने ऊपर दो। हेडिंग देख लो क्या लिखा है उसमें। तुम लोगों को मिला कि कहाँ लिखा है कि नहीं मिला कॉपी में? अब तुम लिखना शुरू करो, अब छोड़ दो।